हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स फॉर जेई के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल का भी होता है और तीन वेरिएबल, तो हमारे पास दोनों पढ़ना है। दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन को पढ़ना है, टू वेरिएबल्स एंड थ्री वेरिएबल्स। हम लोगों ने क्लास 10 से ही टू वेरिएबल्स का इक्वेशन हम लोगों ने सोल्व किया है। उसमें उसके अंदर हम लोगों ने सिस्टम में देखा था कि वहाँ पे जो सिस्टम होता है दो टाइप का होता है, जो कि यहाँ पे गिवन है। एक क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, दूसरा क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में सिंपली जब भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, चाहे वो टू वेरिएबल हो चाहे थ्री वेरिएबल हो, अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा तो वो सीधा सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में जहाँ पे कम से कम एक सोल्यूशन आना चाहिए, ठीक है। तो उसके दो पार्ट होंगे कंसिस्टेंट का, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन से, मतलब कंसिस्टेंट का मतलब होता है सिंपली कि आपके पास सोल्यूशन आना चाहिए, चाहे वो एक हो इनफाइनाइट हो, उससे चलेगा, सोल्यूशन बस आना चाहिए। तो कंसिस्टेंट में दो केस हो जाएगा कि इनफाइनाइट सोल्यूशन और एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, या फिर यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन दो टाइप के होते हैं। ट्रिवियल सोल्यूशन, अगर अब आपके पास जो भी वेरिएबल, जैसे टू वेरिएबल में अगर सपोज मान लीजिए इक्वेशन है आपके पास टू वेरिएबल में, तो एक्स जीरो और वाई जीरो, एक्स जीरो और वाई जीरो आपके पास सोल्यूशन आ रहा है। तो इसका मतलब एक्स इक्वस टू जीरो और वाई इक्वस टू जीरो आपके पास सोल्यूशन आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो वो इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो जीरो जीरो है, तो इसका मतलब ट्रिवियल सोल्यूशन। मतलब अगर ऑल वेरिएबल्स इज द ओनली सोल्यूशन, जीरो, ऑल वेरिएबल जीरो इज द ओनली सोल्यूशन। अगर सारे वेरिएबल जीरो की, अब जैसे थ्री वेरिएबल वाला इक्वेशन ले लूँगा तो वहाँ पे एक्स भी जीरो हो गया, वाई भी जीरो हो गया, जेड भी जीरो होगा। तो ये सोल्यूशन जो इस तरीके का सोल्यूशन आएगा उसको क्या बोलेंगे, ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होगा, कोई भी एक्स वाई जेड में से कोई भी एक नॉन जीरो, जैसे एक्स और वाई जीरो हो गया, जेड कुछ सपोज थ्री आ गया है, तो कोई भी एक नॉन जीरो हो गया, एटलीस्ट वन नॉन जीरो वेरिएबल सेटिस्फाई द इक्वेशन। मतलब तीनों वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल अगर जीरो नहीं हुआ और हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो समझ में आ गया होगा, ट्रिवियल ट्रिवियल मतलब ऑल सोल्यूशन क्या होगा, जीरो होगा, एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, जेड भी जीरो, तो उसको ट्रिवियल सोल्यूशन बोलेंगे। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब कोई एक्स वाई जेड तीनों में से कोई एक जीरो नहीं होगा, कम से कम कोई एक जीरो नहीं होगा, ठीक है, तो उसको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बोलेंगे। तो ये हमारे पास एग्जैक्टली वन सोल्यूशन का टाइप होगा। तो कंसिस्टेंट में हम लोगों ने देख लिया दो टाइप का है, वन सोल्यूशन और इन्फिनिट सोल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट में सिंपली नो सोल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग अब बारी बारी से आते हैं पहले टू वेरिएबल पे। टू वेरिएबल क्या है, कंसिस्टेंट इक्वेशन, डेफिनेट इक्वेशन। यहाँ पे अगर कंसिस्टेंट इक्वेशन है तो डेफिनेट एंड यूनिक सोल्यूशन आएगा, जिसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। क्लास 10 में हम लोगों ने पढ़ा है। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन लाइन्स क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा तो सोल्यूशन नहीं आएगा। डिपेंडेंट इक्वेशन मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो हमारे कंसिस्टेंट के यहाँ पर दो केस है, एक ये है और एक दूसरा ये है। इनकंसिस्टेंट में यहाँ पे होगा पैरेलल लाइन्स। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन होता है टू वेरिएबल का कि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वस टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वस टू जीरो। तो जब ये दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास तीन सोल्यूशन आ सकते हैं, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा, या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, या फिर नो सोल्यूशन होगा। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन। तो सोल्व करने, अगर इक्वेशन को सोल्व करने से पहले हमें पता करना है कि वेदर द सोल्यूशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब हमें पता करना है कि सोल्यूशन जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है। अगर कंसिस्टेंट होगा तो हम फर्दर सोल्व करेंगे, अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो वहीं पे बोल देंगे सोल्यूशन, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, नो सोल्यूशन। तो अगर ऐसा आ रहा है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, देन हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा और यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। फिर उसके बाद अगर a1/a2 और b1/2 सेम है बट c1/c2 सेम नहीं, तो इस केस में हमारा सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, मतलब नो सोल्यूशन आएगा। नो सोल्यूशन का मतलब ज्योमेट्री होगा पैरेलल लाइंस, ठीक है। फिर थर्ड, अगर तीनों जो कोफिशिएंट है प्रोपोर्शनल हो गया, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों सेम हो गया, तो इस केस में हमारा क्या आएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्या आएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो यहाँ पर भी सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन आना, चाहे वो इनफाइनाइट हो या फिर यूनिक सोल्यूशन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन आना चाहिए बस। इनकंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन नहीं आना, नहीं आएगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा, सोल्यूशन आएगा। तो इस केस में हम लोगों ने देख लिया। तो ये हमारा तीन केस है जिससे हम बता सकते हैं किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कि कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 7 एंड 4x प्लस 8y इक्वल्स टू 9। यहाँ पर a1/a2 हम अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/4। b1/b2 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4/8।
एंड C1/C2 अगर अपन निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7/9। तो ये कितना हो गया 1/2, ये कितना हो गया 1/2। अब देखो A1/A2 B1/B2 के सेम है बट C1/C2 के सेम नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये सिस्टम इनकन्सिस्टेंट हो गया, मतलब नो सोल्यूशन। ये क्या आएगा, नो सोल्यूशन। अगर किसी को थोड़ा सा ग्राफ व्राफ स्लोप लोगों के बारे में पता होगा तो इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है, इस लाइन का जो स्लोप हम निकाल रहे हैं कितना आ रहा है, दिस लाइन है स्लोप -1/2 और इस लाइन का भी स्लोप कितना आ रहा है -1/2। इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उस यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना, डायरेक्टली ये कोफिशिएंट से ही क्या होगा पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। चलिए हम लोग आते हैं इक्वेशन इन्वॉल्विंग 3 वेरिएबल्स, ये जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि जेई मेन और जेई एडवांस दोनों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। तो ये 3 वेरिएबल का इक्वेशन है। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ें बातें होंगी जो हम लोगों ने फर्स्ट 2 वेरिएबल में यूज़ कर लिया, ये कंसिस्टेंट कब होंगे, इनकंसिस्टेंट कब होंगे, तो उसके लिए हमारे पास केसेस था। तो वैसे ही सेम, थोड़ा सा अलग लेकिन बिल्कुल सेंस वही रहेगा, तो इसमें भी वही बातें होंगी, ठीक है। तो 3 वेरिएबल्स है हमारे पास, तो 3 इक्वेशन चाहिए होगा सोल्व करने के लिए, क्योंकि 3 अननोन वेरिएबल्स है तो हमारे पास 3 इक्वेशन होना चाहिए, ठीक है, तो इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, पहला इक्वेशन है a1x + b1y + c1z = d1। इस तरीके से 3 इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए हम इसका यूज करेंगे डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे, बेसिकली ये एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट का यूज करके हम जानेंगे कि कैसे इस इक्वेशन को सोल्व किया जाता है, कैसे इक्वेशन का कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा x निकालेंगे वो होगा d1/d। किसी बुक में ना x को इस तरीके से लिखा जाता है ∂x/डेल्टा, तो कन्फ्यूज मत होना है क्योंकि ∂x यहाँ पे d1 है। ∂x का सिंपली क्या मतलब यहाँ पे d1 है। y किसी बुक में लिखा होता है ∂y/डेल्टा, तो इसका मतलब ∂y यहाँ पे क्या है, ∂y यहाँ पे d2 है, ठीक है। उस तरीके से z यहाँ पे दूसरे बुक में लिखा होता है ∂z/डेल्टा, तो ∂z यहाँ पे क्या है, d3 है, ∂z हमारा क्या है d3, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो d1 की जगह पे ∂x है, d2 की जगह पे ∂y है एंड d3 की जगह पे ∂z होगा दूसरे बुक्स में। यहाँ पे क्या है d1 d2 d3, मतलब ∂x ∂y ∂z। ∂x की जगह पे d1 है, ∂y की जगह पे d2 है, ∂z की जगह पे d3 है। अब सिंपली d जो होता है हमारा, d क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ जो x y z का कोफिशिएंट उसको एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में रख लेंगे। जैसे x का कोफिशिएंट एक साथ a1 a2 a3, ये x का कोफिशिएंट है, y b1 b2 b3 ये y का कोफिशिएंट है, और c1 c2 इसी तरीके का कांस्टेंट है। x y z का जो कोफिशिएंट है उसको हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया, तो ये d आ जाएगा। फिर जब d1 निकालेंगे ना, तो d1 जैसे d1 के जगह पे d1 वो होता है जब हम x के कोफिशिएंट को हटा देंगे और x के कोफिशिएंट को रिप्लेस कर देंगे d1 d2 d3 से, तो हमारे पास क्या होगा, d1 आ जाएगा। दूसरे बुक के हिसाब से ∂x आ जाएगा। तो जब d1 निकालेंगे तो x के कोफिशिएंट को हटा के हम क्या करेंगे, कांस्टेंट उसके जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे b1 b2 b3 c1 c2 ये y का और ये z का कोफिशिएंट है और ये क्या है, कांस्टेंट टर्म का। वैसे d2 निकालेंगे तो y के कोफिशिएंट को हटा के वहाँ पर रिप्लेस किससे कर देंगे, सेम कांस्टेंट से, a1 a2 a3 d1 d2 d3 c2 c1 c2 c3। उस तरीके से d3 जब निकालेंगे तो z के कोफिशिएंट को हटा के वहाँ पे ये d1 d2 d3 के कॉलम से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम d1 d2 d3 निकाल लेंगे, और x के लिए हमारे पास क्या है d1/d, y के लिए क्या है d2/d एंड z के लिए क्या है d3/d। अब यहाँ से थोड़ा सा एक एक कंसेप्ट हम लोग समझेंगे कि कैसे होगा। सपोज अब यहाँ पे एक नया पेज ले लेता हूँ मैं, अब इसको थोड़ा समझते हैं डिटेल में कि नोट्स जो एक नोट्स दिया हुआ है। पहला नोट्स है, इफ d नॉट इक्वल टू एटलीस्ट वन ऑफ द d1 d2 d3 अगर नॉट इक्वल टू देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। मतलब ये कह रहा है कि अगर d नॉन जीरो है, अगर डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट जो है जीरो नहीं है और कोई एक d1 d2 d3 में से जीरो नहीं है, तो इस केस में ये कंसिस्टेंट होगा और यूनिक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। इसको अब समझते हैं। जैसे हमारा x होता है d1/d, y होता है d2/d एंड z हमारा होता है d3/d। अब हमें ये तो d1 d2 d3 आप लोगों को पता होगा, पहले मैंने बता दिया है, ठीक है।
अब इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर डी हमारा डी जो है जीरो नहीं है, तो अगर डी जीरो नहीं है तो इसका मतलब देखो ध्यान से, डी क्या है डिनोमिनेटर में, डी जीरो नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रेशियो है d1/d2 d1/d d2/d d3/d ये एग्जिस्ट करेंगे, मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो d नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होगा, सोल्यूशन विल एग्जिस्ट, पहला चीज। फिर बोला है कि एटलीस्ट, यहाँ पर देखो लाइन क्या लिखा है, एटलीस्ट वन ऑफ द d1 d2 d3 नॉट इक्वल टू जीरो। बोला इन तीनों में से कम से कम एक d1 d2 d3, ये कम से कम इन तीनों में से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, d1 d2 d3 में से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए, ऐसा क्यों होना चाहिए? जैसे मान लीजिए कि क्योंकि डेल्टा नॉन जीरो है तो हमारा x सपोज del1, ये d1 जो है ना जीरो हो गया, तो ये क्या होगा 0/डेल्टा, तो ये सिंपली जीरो हो जाएगा क्योंकि नीचे नॉन जीरो है। और y, मान लो y भी जीरो हो गया, d2 भी जीरो हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये भी जीरो होगा। और z बोला गया कि कोई इनमें से, इन तीनों में से कोई एक क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तीनों में से कोई एक नॉन जीरो होगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 ले लिया, तो 2/डेल्टा ये कोई कांस्टेंट आएगा, तो सपोज दिस इज कांस्टेंट, तो ये क्या हो गया, जेड का वैल्यू क्या आ गया, बाकी एक्स वाई सब जीरो हो गया, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया 0,0,k। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो सोल्यूशन है ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा है, नॉन ट्रिवियल यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, नॉन ट्रिवियल यूनिक सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल यूनिक सोल्यूशन क्या है, क्योंकि ये तीनों जीरो नहीं हो रहा, अगर तीनों जीरो हो जाता तो फिर हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल यूनिक सोल्यूशन। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हमारा नोट था, पहला नोट यही था। इसको और डिटेल में समझते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है कि d1, अब तीनों में से कोई, तीनों नॉन जीरो हो गया, d1 d2 d3 तीनों नॉन जीरो हो गए, तो सिंपली क्या होगा कि x y z ये तीनों क्या होगा, नॉन जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ कंप्लीटली क्या आएगा, नॉन ट्रिवियल यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, मतलब कोई एक जीरो नहीं होना चाहिए, अगर तीनों जीरो हो गया तो फिर ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट हो जाएगा। तो पहला पार्ट ये था। दूसरा पार्ट क्या है कि डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डी डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, और d1 d2 d3 अगर तीनों जीरो हो गया तो फिर अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि अगर ये तीनों जीरो हो गया तो फिर ये जो हमारा रेशियो है d1/d d2/d d3/d ये सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये d तो जीरो है ही नहीं। अगर ये सब जीरो हो गया, d1 d2 d3 तीनों जीरो हो गया, तो इसका मतलब इस केस में हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा, मतलब सारे सोल्यूशन क्या होंगे, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू जीरो आएंगे, यही सोल्यूशन आएगा उस इक्वेशन का। फिर आगे क्या, फिर डी, अगर ये चारों जीरो हो गया, मतलब d1 d2 d3 जीरो हो गया, then the given system of equation is consistent and has infinite solution। मतलब अगर ये तीनों जीरो हो गया, मतलब डिटरमिनेंट भी जीरो हो गया, del1 भी जीरो हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 0 इंटू एक्स जीरो, अब x के पास हमारे पास क्या है, इन्फाइनाइट सोल्यूशन है। वैसे y इक्वल्स टू क्या होगा, 0/0, तो 0 इंटू वाई क्या होगा, जीरो होगा, यहाँ भी इन्फाइनाइट सोल्यूशन आएगा। फिर z इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा, 0/0, तो 0 इंटू जेड इक्वल्स टू जीरो, इस केस में भी क्या आएगा, इन्फाइनाइट सोल्यूशन। तो इसका मतलब अगर डेल्टा भी जीरो हो गया, मतलब d1 d2 d3 ये चारों चीज़ें जीरो हो गया, तो इसका मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा और इन्फाइनाइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। फिर यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ मेंशन किया गया है, ठीक है, ध्यान देना है कि अगर इस तरीके से इक्वेशन गिवन है हमारे पास, अगर दोनों में से, तीनों में से कोई एक दो, तीनों में से कोई दो अगर इक्वल नहीं है, और इस तरीके से केस ऑफ, बट द थ्री इक्वेशन रिप्रेजेंट थ्री पैरेलल लाइंस, हेंस द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। अगर दोनों में से कोई, तीनों में से कोई दो इक्वल नहीं है, तो ये जो हमारे पास आएगा, क्योंकि ये तीनों लाइन, क्योंकि इसमें कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो प्लेन, ये प्लेन का इक्वेशन होता है, तो प्लेन क्या होगा, आपस में पैरेलल हो जाएगा, तो इस केस में सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आया? क्योंकि डेल्टा जीरो हो गया, अगर कोई d1 d2 d3 में से कोई दो इक्वल नहीं हुआ, जैसे मान लो कि हम डेल्टा निकाले d1 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3,
इस तरीके से डेल्टा निकाल लिया हमने। अब जब हम, क्योंकि ये सीधा सीधा बोला है कि अगर डेल्टा जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ठीक है, तो जब हम D1 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। बोला है कि दोनों में से कोई कम से कम एक इक्वल नहीं होना चाहिए, दोनों तीनों में से कम कोई दो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, क्या हो गया, ये दोनों इक्वल नहीं हुआ और तीसरे से, तो इसका मतलब तीनों नॉन इक्वल हो गया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, डेल्टा D1 का चांस क्या होगा, ये जीरो नहीं होगा, क्या होगा, जीरो नहीं होगा। तो हमारा जो x होगा x हमारा क्या होता है D1/d। अब ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो होगा, तो इसका मतलब x हमारा क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, मतलब सम कांस्टेंट अपन जीरो k/0। यहाँ पे x क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, क्या होगा, x हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन आएगा ही नहीं, तो सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर चौथा केस क्या है कि D जीरो हो गया बट एटलीस्ट वन ऑफ D1 D2 इज नॉट जीरो। बोला कि D जीरो हो गया अगर इन तीनों में से कोई एक जीरो नहीं है, कम से कम कोई एक जीरो नहीं, तब भी क्या होगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेम वाला केस हो गया, थर्ड वाला केस ये हो गया फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्योंकि जिसमें कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। अब ये कांस्टेंट नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी इक्वेशन, अदर इक्वेशन अगर हम लेते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक है जहाँ पे सी नहीं है तो उसको होमोजेनियस बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पे सबका डिग्री क्या, वन है। तो अगर जेड इक्वल्स टू सम कोई हम दूसरा वेरिएबल भी पुट करेंगे तो सेम, तो इसको हम बोल सकते हो होमोजीनियस, ठीक है। तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो इसमें जो होगा हमारा जो डेल्टा होगा ना, डेल्टा D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3, ये हमेशा क्या होगा, इसमें जीरो होगा। D1 D2 D3 हमेशा इसमें क्या होगा, जीरो होगा, इस वाले होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में। ऐसा क्यों होगा कि यहाँ पे D1 जो कांस्टेंट टर्म है, D1 D2 एंड D3, ये तीनों क्या है, जीरो है। और पता है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से कि अगर कोई भी रो अगर पूरा जीरो हो गया तो डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इस केस में D1 D2 D3 हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, किस केस में, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में। फिर उसके बाद बताया सिस्टम ऑलवेज पोजेज एटलीस्ट वन सोल्यूशन, x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो, ट्रिपल सोल्यूशन। हाँ, इसमें क्या होगा कि अगर D1 D3 जीरो हो गया और हमारे पास डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है, ये दोनों कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, क्योंकि ये तीनों जीरो है और डेल्टा नॉन जीरो है, क्योंकि हमेशा ये होगा, और डेल्टा नॉन जीरो हो गया तो इसका मतलब हमेशा सोल्यूशन क्या आएगा, ये x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो, z इक्वल टू जीरो। तो ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा सोल्यूशन, ठीक। दूसरा केस, अगर D1 D2 D3 अगर जीरो हो गया और D भी क्या हो गया, जीरो हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्योंकि x इक्वल टू अगर 0/0, y भी क्या हो जाएगा, 0/0 एंड z भी क्या हो जाएगा, 0/0। तो यहाँ से देख सकते हैं x y z तीनों का वैल्यू क्या होगा, इन्फाइनाइट आएगा। तो इस केस में जब ये D1 D2 D3 सब क्या होगा, D1 D2 D3 अगर जीरो हो गया और D भी जीरो हो गया, तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा, इन्फाइनाइट सोल्यूशन आएगा। तो यही है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर D नॉन जीरो हो गया, ठीक, क्योंकि D1 D2 D3 तो हमेशा जीरो होगा, तो इस केस में क्या आएगा, यूनिक ट्रिपल सोल्यूशन, मतलब x इक्वल्स टू जीरो, y इक्वल्स टू जीरो एंड z इक्वल्स टू जीरो। फिर बोला इफ अ गिवन सिस्टम हैज ओनली जीरो सोल्यूशन फॉर इट, देन द इक्वेशन हैज सेट टू ट्रिवियल सोल्यूशन। सेम चीज़, अगर मान लो कि किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन होमोजीनियस में ही ऐसा होगा कि अगर तीनों, अगर पूरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सोल्यूशन है बस x इक्वल्स टू जीरो, y इक्वल्स टू जीरो एंड z इक्वल्स टू जीरो है, तो वो ट्रिवियल सोल्यूशन कहलाएगा, या फिर ट्राइवियल सोल्यूशन। फिर यहाँ पे ट्राइवल एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, मतलब ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब डेल्टा क्या हो जाएगा, जो डी क्या होगा हमारा, जीरो हो गया, और D1 D2 D3 तीनों जीरो है, ये वाला केस। तो उस केस में हमेशा क्या आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएगा। इसमें ट्रिवियल भी आ जाएगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी आ जाएगा, क्योंकि जीरो 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 तो सबका रहेगा। लेकिन 0 0 0 बस वही एक सोल्यूशन रहेगा जिस इक्वेशन का, सिस्टम इक्वेशन का, उसको हम ट्रिवियल सोल्यूशन बोलेंगे। यहाँ पे लिखा ओनली जीरो, अगर किसी भी सिस्टम इक्वेशन का बस जीरो ही उसका सोल्यूशन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइबल सोल्यूशन। तो बच्चों अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उस पर एक क्वेश्चन है ये, जो इसी साल 2024 से ही मेन में पूछा गया था, इसको हम सोल्व करते हैं। पहले यहाँ पर डेल्टा निकाल लेते हैं, डेल्टा क्या होगा, 1 2
1 1 5 2 1 5 m। अभी डेल्टा निकालने, क्योंकि ये बोला है कि इन्फाइनेटली मेरी सोल्यूशन, सबसे पहले डेल्टा को क्या करना पड़ेगा, 0। तो डेल्टा सोल्व कर लेंगे, 1 5m माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। 1 के लिए सोल्व करेंगे, 5 माइनस 10, फिर इस 1 के लिए होगा -1 2m माइनस 5 एंड लास्ट में क्या 1 कितना होगा 4 माइनस 5। मैंने फर्स्ट रो वाइज मैंने डिटरमिनेंट निकाला इसका, तो कितना हो जाएगा 5m माइनस 10 माइनस 2m प्लस 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये 4 माइनस 5 माइनस 1 हो जाएगा, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो 5m माइनस 2m कितना हो जाएगा 3m माइनस 10 प्लस 5 माइनस 5 5 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा 0 करके ना m की वैल्यू 3 m की वैल्यू सॉरी यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। m की वैल्यू 2 आ गया। तो डेल्टा 0 करके d 0 करके हमने m की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि बोला है इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन है और हमारा जो सिस्टम है नॉन होमोजीनियस है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब दूसरा केस, क्योंकि इन्फाइनाइट सोल्यूशन है तो d1 या फिर d2 या फिर d3 तीनों में से कोई एक क्या है 0 है, या फिर तीनों ही 0 होगा, ठीक है। तो इसी केस में हमारे पास क्या आएगा, इन्फाइनाइट सोल्यूशन आएगा। तो मैं कोई भी एक को 0 कर देता हूँ, d1 d2 d3 तीनों में से किसी एक को 0 करता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे d1 को 0 करने जा रहा हूँ, तो d1 हमारे पास क्या आ जाएगा, d1 आ जाएगा हमारे पास 417n 417n, ठीक है। फिर क्या होगा 1 5 2 एंड 1 5 1 5 क्या हो जाएगा m की वैल्यू 2 है, यहाँ पुट कर देंगे, इसको 0 कर देंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगा, डिटरमिनेंट को 0 कर देते हैं। तो यहाँ से 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 10 ये 0 हो जाएगा, -1 34 माइनस 5n, फिर +1 34 माइनस 5n 34 माइनस 5n इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देखिए दोनों साइड इक्वेशन क्या हो गया 0 हो गया, तो इसका मतलब d1 पहले से 0, मतलब m और n पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, d2 को 0 करना पड़ेगा। तो सेकेंड टाइम में हम d2 को 0 कर लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। तो फिर से d2 निकालना पड़ेगा। तो d2 यहाँ से क्या होगा, d2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 2 1 4 17 एंड 417 n की वैल्यू कितनी आई थी, n की वैल्यू निकालना ही है मुझे, एंड 15m m की वैल्यू 2 आया था, यहाँ पुट कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे 0 के इक्वेट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 34 माइनस 5n माइनस 4 माइनस 5 प्लस 1 2n माइनस 17 दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 34 माइनस 5n माइनस 4 2 टू 4 माइनस 5 एंड 1 2n माइनस 17, इस तरीके से आ जाएगा 34 माइनस 5n 4 माइनस 5 प्लस 4 हो जाएगा ये, और यहाँ से 2n माइनस 17 माइनस 5 प्लस 2n माइनस 3n हो जाएगा, 38 माइनस 17 कितना हो जाएगा ये 38 माइनस 17 21 हो जाएगा, प्लस का 21। तो n की वैल्यू यहाँ पर से कितना आ जाएगा 7। तो n की वैल्यू 7 आ गया, m की वैल्यू हमारे पास कितना आया था 2। अब देखेंगे कि कौन सा इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले में क्या है 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 53 माइनस 9 53 माइनस 9 44 आएगा, ये गलत हो गया, पहला ऑप्शन नहीं होगा। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 53 प्लस 14 यहाँ से भी नहीं आएगा क्योंकि 67 आ जाएगा, ये भी गया। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 53 माइनस 14 53 माइनस 14 कितना आएगा 39। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ठीक है। तो ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, ये वाला कॉन्सेप्ट लग गया इसमें, क्योंकि इनफाइनाइट सोल्यूशन पे क्या होता है
यहाँ पे क्लियर है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन अगर आ रहा है तो डी जीरो होना चाहिए और D1 D2 D3 तीनों में से कोई एक जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इसी टाइप से इस क्वेश्चन को किया जाता है, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे चैप्टर पे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।